नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुख्तियारपुर नवादा द्वितीय, विकास क्षेत्र छिजलैट, जनपद मुरादाबाद से। काकोरी कांड भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसमें क्रांतिकारियों ने हथियारों की मदद से अंग्रेजों की खजाने से भरी ट्रेन लूट ली थी। इस घटना में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्य शामिल थे। तो चलिए आइए जानते हैं इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तब एक नई पीढ़ी को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ देश में एक बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। उनके आंदोलन को वापस लेते ही एक नई घटना की नींव पड़ गई, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया और एक संदेश उन तक पहुंचा दिया कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरह के तरीके अपना सकते हैं। उस दौरान ब्रिटिश खजाने से लगभग 8,000 रुपये निकालने की योजना बनाई गई, लेकिन लगभग 4600 रुपये ही निकाले जा सके। क्रांतिकारियों पर सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध लड़ने, सरकारी खजाना लूटने और हत्या करने जैसे केस चलाए गए। इसकी शुरुआत होती है जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बाद राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का भी दायित्व आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते ही ना थे, और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते ना थे। अब उनके पास पार्टी की पूरी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए अलग अलग कार्यों में धन की आवश्यकता थी। कहीं से भी धन प्राप्त न होता देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को अपने साथियों की मदद से बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारिकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उसमें कुछ विशेष धन उन्हें प्राप्त न हो सका था। लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक दुखद घटना उनके साथ हुई, तो इन दोनों में ही एक एक व्यक्ति मौके पर मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। आखिरकार उन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया कि अब वे केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, और इस प्रकार शुरुआत हुई काकोरी की नींव की। काकोरी कांड कैसे शुरू हुआ? 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के घर में हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय कर योजना बनी, और अगले ही दिन 9 अगस्त को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिसमें शाहजहांपुर से बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाक उल्ला खां शामिल थे, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ बख्शी तथा केशव चक्रवर्ती, बनारस से चंद्रशेखर आज़ाद तथा मनमथनाथ गुप्त एवं औरैया से अकेले मुकंदी लाल शामिल थे। ये सभी लोग सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगती थी और सामने वाले के मन में भय पैदा होता था। इन माउजर की मारक क्षमता भी अधिक होती थी, और उन दिनों ये माउजर ऐसे थे जैसे आज की AK-47। लखनऊ आने से पहले ही काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और रक्षक के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खां ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर वो खुद ही उस बक्से को तोड़ने में लग गए। गुप्त ने उत्सुकतावश और जल्दबाजी में माउजर का ट्रिगर दब गया, जिससे छूटी गोली ट्रेन में एक यात्री को लग गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। शीघ्रतावश जल्दबाजी में चांदी के सिक्कों और नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया। काकोरी कांड ने ब्रिटिश हुकूमत को इस कदर हिला दिया कि क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उस समय लूट लगभग 4600 रुपये की थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रांतिकारियों की गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने उस समय लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे।
पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करके सरकार को जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, पुलिस ने काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने और षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी। जगह जगह विज्ञापन लगाए गए, प्रमुख स्थानों पर चस्पा किए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि यह चादर बनारसी लाल की है। और बनारसी लाल कौन थे? वो बिस्मिल के साझेदार थे। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इन सारी डकैती का सारा भेद प्राप्त कर लिया। वास्तव में 10 लोग ही इस पूरे कांड में शामिल थे। पुलिस की ओर से उन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया। इन 10 में से 5 लोग पुलिस के हाथ नहीं आए, जिनमें उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खां व सचिंद्र नाथ बख्शी थे। शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा हुई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया, उसमें से 40 को लगभग साक्ष्य न मिलने के कारण छोड़ दिया गया। विशेष न्यायाधीश एनुद्दीन उस समय वहां पर थे। उन्होंने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले इस बात के पक्के सबूत व गवाह इकट्ठे कर लिए कि बाद में किसी भी अभियुक्त को बिना सजा के छूट ना पाए वो। बिल्कुल, हम सभी ने एक बड़ा फेमस देशभक्ति गीत मेरा रंग दे बसंती चोला सुना है। बात उसी समय की है। लखनऊ जेल में काकोरी षड्यंत्र के सभी अभियुक्त कैद थे। केस चल रहा था। इसी दौरान बसंत पंचमी का त्यौहार आ गया। सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि कल बसंत पंचमी के दिन हम सभी सर पर पीली टोपी और हाथ में पीला रुमाल लेकर ही कोर्ट जाएंगे। उन्होंने अपने नेता राम प्रसाद बिस्मिल से कहा कि आप कल के लिए कोई ऐसी फड़कती हुई कविता लिखिए जिसे हम सब मिलकर गाएंगे। और ठहरे राम प्रसाद बिस्मिल, अगले ही दिन उनकी कविता तैयार थी, मेरा रंग दे बसंती चोला, हाय मेरा रंग दे बसंती चोला। इस देशभक्ति गीत में भगत सिंह का भी बड़ा योगदान रहा है। भगत सिंह उन दिनों लाहौर जेल में बंद थे, तो उन्होंने इस गीत में अपनी तरफ से भी और पंक्तियां जोड़ी हैं। 9 अगस्त 1925 को हुई इस घटना के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह ने काफ़ी विस्तार से लिखा है। उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह ने एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें वो काकोरी कांड के हीरो का परिचय पंजाबी भाषा में लोगों से करवाते थे। 5 फरार क्रांतिकारियों में अशफाक उल्ला खां को दिल्ली और सचिंद्र नाथ बख्शी को भागलपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी उस समय हुई जब तक काकोरी कांड का मुख्य प्रकरण का फैसला सुनाया जा चुका था। 13 जुलाई 1927 को इन दोनों पर भी सरकार के विरुद्ध साजिश रचने का संगीन आरोप लगाते हुए अशफाक उल्ला खां को फांसी तथा सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुईस शर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। जगत नारायण मुल्ला सरकारी पक्ष का काम देख रहे थे, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्च पर उन्हें साधारण सा वकील दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सभी लोग देखते रह गए। सरकारी वकील बगले झांकते नजर आए। इस पर चीफ जस्टिस लुईस शर्ट को खुद कहना पड़ा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। श्री राम प्रसाद, आपने किस विद्यालय से कानून की डिग्री ली है? तो इस पर राम प्रसाद बिस्मिल ने हंसकर उन्हें जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की बहस से सरकारी तबका में सनसनी फैल गई। मुल्ला जी ने सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी करने में मना कर दी।
अंत में अदालत ने बिस्मिल की 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी तक खारिज कर दी। उसके बाद उन्होंने 76 पन्नों की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की, जिसे देखकर जजों को ये लगा कि यह बहस बिस्मिल स्वयं खुद लिख ही नहीं सकते, बल्कि किसी विधिवेत्ता से लिखवाई है। अतः बाद में उसी लक्ष्मीशंकर मिश्र को बहस करने की इजाज़त दी गई, जिसे लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। और ये सारी मिलीभगत अदालत, सरकार और सरकारी वकीलों की थी, क्योंकि वो जान गए थे कि अगर बिस्मिल को पूरा मुकदमा खुद लड़ने की परमिशन दे दी गई तो सरकार निश्चित रूप से मुकदमा हार जाएगी। अब दिन आ गया काकोरी कांड का अंतिम निर्णय का। 22 अगस्त 1927 को फैसला सुनाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाक उल्ला खां को आईपीसी की धारा 121 और 120 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 302 और 316 के अनुसार फांसी की सजा सुनाई गई एवं ठाकुर रोशन सिंह को पहली 2 दफाओं में 10 साल की कड़ी कैद तथा अगली 2 दफाओं में फांसी का आदेश हुआ। इस कांड में दूसरे क्रांतिकारियों को भी काले पानी की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्त, जिनके द्वारा धोखे से एक यात्री की गोली लगने से मौत हो गई थी, उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई और बाकियों को 10 साल, 7 और 5 साल की सजा हुई। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि क्रांतिकारियों की फांसी काकोरी ट्रेन डकैती के 2 साल बाद दी गई। कोशिश की गई कि क्षमादान भी मिल जाए। जैसे ही अवध चीफ कोर्ट का फैसला आया, ये खबर आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। काउंसिलिंग के कई सदस्यों ने गवर्नर को एक प्रार्थना पत्र दिया कि इनकी सजाए मौत माफ़ कर दी जाए, लेकिन उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। आखिर में सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने उस समय जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उनसे जाकर शिमला मिले और उन्हें एक मेमोरियल दिया, लेकिन वायसराय पर उसका भी कोई असर न हुआ। इसके बाद कोशिश की मदन मोहन मालवीय जी ने उनके नेतृत्व में 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में जाकर वायसराय जी से दोबारा मिला और उनसे प्रार्थना की कि इन चारों लोगों ने लिखित रूप में सरकार को ये वचन दे दिया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना में ये अपना भाग नहीं लेंगे और पश्चाताप भी प्रकट किया है, लेकिन वायसराय ने उन्हें साफ मना कर दिया। इसके बाद सिर्फ एक जगह बची, प्रीवी काउंसिल। अंत में बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना ने प्रीवी काउंसिल में क्षमादान की याचिका के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड के विख्यात वकील एसएल पोलक के पास भिजवाए, लेकिन लंदन के न्यायाधीशों व सम्राट के सलाहकारों ने उस पर यह दलील दी कि इस षड्यंत्र का सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। यदि क्षमादान दे दिया गया तो भविष्य में इससे भी बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ा कांड वो कर सकता है। उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान में हुकूमत करना असंभव हो जाएगा। और आखिरकार नतीजा वही हुआ। प्रीवी काउंसिलिंग में भेजी गई क्षमादान की अपील भी खारिज हो गई। इतिहास में इस घटना को काकोरी नाग कांड के नाम से जाना गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना के नाम में बदलाव किया गया। उनका मानना था कि ये कांड जो शब्द है, ये क्रांतिकारियों के किए गए इस प्रयास की छवि को धूमिल करने का कार्य करता है। सरकार ने इन सभी को बलिदानी मानने के साथ साथ इसका नाम काकोरी एक्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष ही काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया था। उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। क्रांतिकारियों व शहीदों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद क्रांतिकारियों की शहादत को याद करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। उनके देशभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए मिलकर ऐसे सच्चे सपूतों को हृदय से नमन, हृदय से श्रद्धांजलि। धन्यवाद।